ओ दिल ने तेरी पूजा की, दिल ने तुझको रब माना। दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना। दिल की ये नादानी थी जो दिल लगी को ना जाना। ओ जब चोट लगी तो ये जाना झूठा था हर अफसाना। ओ जा बेवफा जा मुझे प्यार नहीं करना। जा बेवफा जा मुझे प्यार नहीं करना। तन्हाई जी लेंगे जब है तन्हा मरना। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STC GSL पर। मैं गुलशन कुमार आपका स्वागत करता हूं और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूं बायोलॉजी, जिसमें आपको बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में और विशेष तौर पर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें कि आप जान पाइएगा जैसे हम लोग अगर मानव है और मानव जो भोजन को ग्रहण करता है तो इसका क्या क्या प्रोसेस होता है, ये पचता कैसे है, इसका पाचन कैसे हो पाता है। तो आज इसी के बारे में बताने जा रहा हूँ। और हाँ, इसका 2 वीडियो बनेगा, फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा तो आज मैं फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसके बाद सेकेंड वीडियो भी अपलोड कर लूंगा। और आप इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप अपने बॉडी के बारे में, स्ट्रक्चर बॉडी के बारे में जान पाइएगा कैसे हमारे शरीर के अंदर कार्य होती है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूँ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की ओर। सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम अर्थात पाचन के बारे में देखना है। तो पाचन क्या होती है, सबसे पहले कि पाचन होती क्या है। तो दोस्तों, पाचन जो होती है तो पाचन क्या होती है, जैसे हम बड़े बड़े भोजन खाते हैं ना तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं, तोड़ते हैं। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में विभक्त करना, सरल अणुओं में विभक्त करना, ये क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। तो जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में तोड़ देना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जैसे रोटी लेते हैं तो रोटी क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, उसे डायरेक्ट हम लोग नहीं खा लेते हैं तो उसे हाथ से तोड़ना पड़ता है। तो हाथ से तोड़ हैं तो पाचन की क्रिया भी नहीं हुआ। जैसे हम हाथ से तोड़ करके मुंह में लेते हैं, मुंह में डालते हैं, तब क्या होता है, दांत उसे चबाता है, दांत चबाता है, फिर अंदर जाता है, लार वगैरह सब मिलता है, तो अब क्या होता है, उसमें पाचन की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो आइए मैं आपको पाचन के बारे में बताऊं। तो क्या होता है पाचन, तो याद रखिएगा जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अणुओं में विभक्त करना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ये होगी बात पाचन का। और हाँ, कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसका पाचन नहीं डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है। जैसे विटामिन का पाचन नहीं होता है, विटामिन का पाचन नहीं होता। विटामिन और जल और कुछ खनिज, इन सब का पाचन नहीं होता है। इन सब को क्या कर लिया जाता है, डायरेक्ट अवशोषित कर लिया जाता है। विटामिन, जल और खनिज का पाचन नहीं होता है, बल्कि इसे डायरेक्ट ही अवशोषित कर लिया जाता है। अवशोषित करने का क्या मतलब हुआ, इसे सोख लिया जाता है। जैसे जमीन पर पानी गिरा है तो वह पानी क्या हो जाता है, जमीन के अंदर, जमीन के द्वारा उसे सोख लिया जाता है। तो यही एक माध्यम हो गया अवशोषण का, डायरेक्ट सोख लिया जाता है। तो आप याद रखिएगा कि विटामिन, जल और खनिज का पाचन नहीं होता है, बल्कि इसका अवशोषण होता है। और हाँ, पाचन जो है ना, यह एक प्रकार का फिजियोकेमिकल वर्क है। कैसा वर्क है, फिजियोकेमिकल वर्क। अब ये फिजियोकेमिकल क्या होता है, भौतिक रसायन। भौतिक रसायन, भौतिक का क्या अर्थ होता है कि जैसे देख लीजिए, हम लोग जो भोजन को मुंह में डालते हैं ना तो दांत क्या करता है, उसे ऐसे ऐसे खूब चबा देता है। तो चबा चबा करके चूर देता, चूर चूर, मतलब उसमें शारीरिक वर्क होता है ना, तो ये फिजिकल वर्क हो गया, शरीर का काम हो गया। उसके बाद जैसे भोजन को दांत ने चूर चार दिया, उसके बाद उसमें क्या होता है, लार मिलती है। लार जानते हैं ना, जिसे हम लोग थूक के नाम से जानते हैं। तो लार होती है, वो लार उसमें मिलती है। लार क्या होती है, एक प्रकार की एंजाइम। ये क्या होती है, ग्रंथियों से बनती है, एक प्रकार की केमिकल होती है, मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो उसमें लार जो मिला, ये एक केमिकल वर्क हुआ, इसीलिए इसे केमिकल वर्क के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें याद रखिएगा ये कैसा वर्क है, तो यह एक प्रकार का फिजियोकेमिकल वर्क है, भौतिक रसायन वर्क है। और हाँ, पाचन का जो मुख्य कार्य होता है ना, पाचन का मुख्य कार्य होता है भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना। भोजन से ऊर्जा, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिसे हम लोग खाते हैं ना तो डायरेक्ट ऊर्जा मिलती है। एक बात याद रखिएगा, बात में मैं बता देता हूँ क्या, कि कार्बोहाइड्रेट जैसे हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, खाना लेते हैं तो उसमें मुंह में सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन होता है। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का शर्करा है, पोषक तत्व है, ये जो भोजन में पाया जाता है। चावल में ज्यादा होता है, आलू में ज्यादा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट एक कार्बोहाइड्रेट है जिसे खाने के बाद
तुरंत शरीर को एनर्जी मिलती है, तुरंत ऊर्जा मिलता है। उस कार्बोहाइड्रेट का नाम याद रखिएगा, इच्छु कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस के एग्जाम में कि वह कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जिसे ग्रहण करने के बाद डायरेक्ट तुरंत ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो याद रखिएगा इच्छु कार्बोहाइड्रेट। कौन सी कार्बोहाइड्रेट? इच्छु कार्बोहाइड्रेट। तो आइए मैं आपको बता दूं, तो इसमें आपने समझ पाया कि पाचन एक प्रकार के जटिल कार्बनिक पदार्थों के सरल अणुओं में विभक्त करने की क्रिया है, और विटामिन, जल, खनिज, लवण का पाचन नहीं होता, डायरेक्ट अवशोषण होता है। यह एक प्रकार का फिजियोकेमिकल वर्क है। कैसा वर्क है? फिजियोकेमिकल वर्क है। इसका मुख्य कार्य क्या है? भोजन से ऊर्जा की प्राप्ति करना। तो आइए मैं आपको बताऊं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। किसके बारे में? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, अर्थात हिंदी में से बोलेंगे मानव पाचन तंत्र। क्या बोलेंगे? मानव पाचन तंत्र। देखिए तंत्र लगा हुआ है, एक्चुअली लगा क्या है यहाँ पर? सिस्टम अर्थात तंत्र लगा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ? तंत्र लगा रहने का मतलब जो होता है उसमें ढेर सारा अंग कार्य करता है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जब बात करेंगे तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम वैसे सिस्टम को कहेंगे जिसमें अर्थात पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जितने भी अंग होते हैं, और अंग के उन सभी अंग को आपस में मिला दीजिएगा तो एक सिस्टम बन जाता है, जिसे डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले सभी अंग तथा अंग तंत्रों के समूह को क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो पाचन की क्रिया जो होती है ना, वो 2 चरण में पूरा होती है। कितने चरण में? 2 चरण में पूरा होती है। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल से, जिसे हिंदी में बोलते हैं आहार नाल। एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, हिंदी में से बोलते हैं आहार नाल, और दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड अर्थात इसे बोलते हैं पाचक ग्रंथि। तो सबसे पहले एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है? आहार नाल। कुछ स्टूडेंट को लगता क्या, लोगों को लगता है कि आहार नाल जो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आहार नाल उस नली को कहते हैं जिससे होकर के भोजन बढ़ता है, जाता है, वैसे नली को आहार नाल कहते हैं। आहार नाल मुख गुहा से स्टार्ट होती है, यहाँ से मुख गुहा से स्टार्ट हो करके छोटी आंत होते हुए, बड़ी आंत होते हुए अमाशय एनस तक, गुदा तक पहुंच पाती है। तो ये होती है आहार नाल। याद रखिएगा दोस्तों, आहार नाल की जो लंबाई होती है ना, वह 32 फीट होती है। कितना? 32 फीट होती है, अर्थात 8 से 9 मीटर। कितना मीटर? 8 से 9 मीटर होती है। मीटर में 8 से 9 मीटर और फीट में 32 फीट होती है। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 32 फीट होती है। अब सोचने वाली बात यह है कि मनुष्य जो होता है ना, वह 5 से 6 फीट में खत्म हो जाता है। मैक्सिमम हाइट ले लीजिए 6.5 फीट, इससे ज्यादा का हाइट का तो भी होता नहीं है। तो 6.5 फीट का मनुष्य, ओकरा अंदर में 32 फीट का आहार नाल कैसे समा गया है ना? ये एक रोचक तथ्य है ये। तो 32 फीट का आहार नाल कैसे उसमें समा गया? तो अब देखिए 32 फीट का जो आहार नाल होता है, तो उसमें देखिएगा ना आप, जो छोटी आंत होता है ना, वह कुछ इस प्रकार की संरचना ऐसे होती है, और इसके साथ क्या होती है? इस तरह से जुड़ी हुई रहती है बड़ी आंत, इस तरह से। मैं आगे इसके डायग्राम के बारे में बताऊंगा। ये क्या होता है? एक झिल्लुनुमा संरचना होता है जो एक के ऊपर एक एडजस्ट होती है। इसलिए इस पूरे नली का जो होता है लंबाई 32 फीट होता है। जो हमारे अमाशय, ये पेट हो गया, उधर हो गया, उधर के नीचे जो होती है ना, वो होती है अमाशय, सॉरी उधर को ही अमाशय बोलते हैं। उधर के नीचे जो होता है वो छोटी आंत, फिर उससे जुड़ा होता है बड़ी आंत। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया ह्यूमन पाचन तंत्र जो होता है वो 2 चरण में पूरा होता है। एक एलिमेंट्री कैनाल, इसकी लंबाई होती है 32 फीट या फिर 8 से 9 मीटर। दूसरा होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो आइए मैं बताता हूँ। एलिमेंट्री कैनाल आहार नाल, जिस नली से भोजन जाती है वैसे नली को बोलते हैं आहार नली। आहार नाल का सबसे पहला भाग जो होता है वो होता है मुख गुहा। मुख का मतलब तो मुंह हो गया, और गुहा का मतलब इस मुंह में एक गुफानुमा संरचना होता है। मुंह खोल कर देखिएगा ना, खाली जगह पाया जाता है। मुंह खोल के देखिएगा ना, इसमें खाली जगह होता है। इसी खाली जगह को क्या बोलते हैं? गुहा बोलते हैं। ये हो गया मुख गुहा। मुख गुहा को इंग्लिश में बोला जाता ऑरल कैविलिटी या फिर बक्कल कैविटी, या फिर एक और नाम होता है इसका माउथ कैविटी। मुख गुहा हो गया। कैविटी का मतलब गुहा होता है, याद रखिएगा दोस्तों। दूसरा होता है ग्रास नली। ये ग्रास नली क्या होता है? ग्रास नली यहाँ से लेकर जो होता है ना, मुख गुहा से नीचे की ओर जब बढ़ते हैं, वह नली जो होता है जो अमाशय को मुख गुहा से जोड़ता है, उस नली को बोलते हैं ग्रास नली। इंग्लिश में उसे बोलते हैं फूड पाइप। ग्रास नली किसे कहते हैं? मुख गुहा को अमाशय से जोड़ने वाली जो नली होती है ना, उस नली को बोलते हैं ग्रास नली। इंग्लिश में फूड पाइप बोलते हैं, और या फिर इसे ओइसोफेगस के नाम से भी जाना जाता है। क्या?
ओइसोफेगस। उसके बाद होता है दोस्तों अमाशय। क्या होती है? अमाशय। अमाशय को इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमच। क्या बोलते हैं? एस्टोमच। ये जो आप बाहर से देख रहे हैं, ये जो संरचना है जिसमें भोजन रहता है, ये अभी अब पीटेगा तो धब धब की आवाज भी निकलेगी, तो ये अमाशय होती है। अमाशय का मतलब एस्टोमच, उदर जिसे बोलते हैं, बाहर से उदर अंदर से अमाशय हो जाएगी। अमाशय से आगे भोजन जाती है छोटी आंत में। पहले भोजन मुख गुहा में, मुख गुहा के बाद ग्रास नली में, ग्रास नली के बाद अमाशय में जाएगी, अमाशय के बाद जाएगी छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसके बाद चली जाएगी बड़ी आंत में। किस आंत में जाएगी? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में चली जाएगी, फिर लास्ट में चला जाएगा गुदा, और गुदा के माध्यम से उसके बाद शरीर के बाहर चला जाता है। उसके बाद आता है डाइ। इन सभी कार्यों के साथ साथ एक डाइजेस्टिव ग्लैंड का भी वर्क होता है। मुख में एक प्रकार की ग्रंथि पाई जाती है, उस ग्रंथि का नाम होता है लार ग्रंथि। इंग्लिश में उसे बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवरी ग्लैंड से दोस्तों सलाइवा निकलता है। क्या निकलता है? सलाइवा। सलाइवा को हिंदी में लार बोलते हैं। यही लार भोजन में मिल करके उसे चिपचिपा बनाता है और उसे अम्लीयता प्रदान करता है। उसमें जो कीटाणु होता है, जीवाणु होता है, सबको मार देता है। आगे मैं बताऊंगा इसे। उसके बाद दोस्तों जठर ग्रंथि होती। कौन सी ग्रंथि? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि कहाँ पर होती? पेट में पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस गैस्ट्रिक जूस निकलती है। कौन सा जूस निकलती है? जठर रस अर्थात गैस्ट्रिक जूस निकलती है, जो दो तरह का होता है। इसका नाम होता है रेनिन और पेप्सिन। फिर आगे बढ़ जाइएगा तो जठर ग्रंथि के बाद कुछ लीवर मिलती है। लीवर क्या करता है? पीत का निर्माण करता है। पीत का निर्माण याद रखिएगा दोस्तों, पीत का निर्माण पित्ताशय में नहीं होता है जिसे गाल ब्लैडर बोलते हैं। पीत का निर्माण लीवर में होता है। लीवर करता है पीत का निर्माण, और लीवर पीत का निर्माण करता है, और लेकिन ये जमा कहाँ रहता है? स्टोर कहाँ रहता है? गाल ब्लैडर में, पित्ताशय में जमा रहता है। पीत पित्ताशय में जमा रहता है, निर्माण करता है लीवर। उसके बाद बढ़िए, उसके बाद होता है अग्नाशय। अग्नाशय पैंक्रियाज। जब मैं आपको ग्लैंड के बारे में बताऊंगा ना, उसमें बताऊंगा पैंक्रियाज जो होता है एक प्रकार का मिक्स्ड ग्लैंड होती है, मिश्रित ग्रंथि होती है। ग्लैंड तीन प्रकार की होती है। एक होता है बहिर्स्रावी ग्रंथि, एक होता है अंतःस्रावी ग्रंथि होता है, और एक होता है मिश्रित ग्रंथि। ये अग्नाशय जो होती है वो मिश्रित ग्रंथि होती है। मिश्रित ग्रंथि वैसे ग्रंथि को कहते हैं जिससे लार भी एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन भी निकलता है। दोनों निकलेगा तो मिश्रित ग्रंथि हो जाएगा। बस एक अकेला यही ग्रंथि है जिससे कि एंजाइम एवं हार्मोन दोनों निकलता है। तो आगे मैं बताऊंगा जब आगे वीडियो अपलोड करेंगे तब। तो अग्नाशय से पूर्ण पाचक रस निकलता, पूर्ण पाचक एंजाइम निकलता, जो जिसे लेट नामक ट्रिक के द्वारा आप याद कर सकते हैं, लाइपेज एमाइलोट्रिप्सिन। आगे मैं बताऊंगा उसके बाद आंत में, ये जो छोटी आंत होती है ना, छोटी आंत में भी कुछ ग्रंथियां पाया जाता है जिससे एंजाइम निकलता है। उस ग्रंथि का नाम होता है इंटेस्टाइन ग्लैंड होता है। तो ये हो गई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें, ये हो गई ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही दोस्तों।